इस देश का कर्ज इतना ज्यादा हो गया है कि इसने अपना डेट मिटाने के लिए अपने ही लोगों से डोनेशंस मांगने शुरू कर दिए। क्या लगता है ये देश कौन सा होगा? कोई सब सहारन अफ्रीकन कंट्री है ना? आपको जानकर ताज्जुब होगा, लेकिन हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की बात कर रहे हैं। अमेरिका भले ही आज $30.507 ट्रिलियन की इकोनॉमी के साथ दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन दुनिया में सबसे ज्यादा कर्ज भी अमेरिका के ऊपर ही चढ़ा हुआ है, $37 ट्रिलियन का, जिसे निपटाने के लिए अमेरिका की सरकार अपनी ही जनता से पेपल और वेनमो जैसे प्लेटफॉर्म्स के थ्रू डोनेशंस मांगने लगी है। वही जनता जो अपनी इनकम पे ऑलरेडी इतना ज्यादा टैक्स दिया करती है। अब ट्रंप ने फ्रस्ट्रेशन में आके भारत को एक डेड इकोनॉमी कहा था, लेकिन अमेरिका के खुद के हालात इस कदर तक बिगड़ चुके हैं ना कि खुद अमेरिकन्स अमेरिका को एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री बुला रहे हैं। अगर डेटा भी देखा जाए तो हर साल 2 गुने इंक्रीमेंट से लोग अमेरिका के सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं। पर सवाल है कि आखिर क्यों? परफेक्ट कंट्री की तरह मार्केट किए जाने वाले देश के अमेरिकन्स आखिर क्यों इतनी मुश्किलों से मिलने वाली अपनी नागरिकता को त्याग रहे हैं? आखिर क्यों उसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री बुला रहे हैं? और कैसे भारत के लिए ये 10 साल बाद सबसे बड़ा संकट बन जाएगा जो हमारे इकोनॉमिक क्रैश का कारण बनेगा? आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। तो देखो, जब हम कहते हैं अमेरिकन्स अपनी सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं तो ये कोई स्टेटमेंट नहीं बल्कि डेटा बैक्ड फैक्ट है। 2009 के पहले जहां 200 से 400 लोग हर साल अमेरिकन सिटीजनशिप रीअनाउंस करते थे, वहीं सिर्फ और सिर्फ 2020 में 6700 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी अमेरिकन सिटीजनशिप छोड़ दी थी। 2023 के आंकड़े बताते हैं कि उस साल 3620 लोगों ने वहां की नागरिकता छोड़ दी थी और अगले साल ये नंबर 48% से बढ़कर 4819 पे पहुंच गया था, जिसके इस साल यानी कि 2025 में भी बढ़ने के ही आसार दिख रहे हैं। और ये नंबर्स उन लोगों के नहीं है जिन्हें देश से निकाला जा रहा है, बल्कि उनके हैं जो अपनी मर्जी से ये कदम उठा रहे हैं। मगर आखिर अमेरिका में कमी क्या है? तो साल 1931 में एक अमेरिकन जेम्स ट्रूस्लो एडम्स ने अपनी किताब द एपिक ऑफ अमेरिका में लिखा था कि अमेरिकन ड्रीम एक ऐसी जमीन का ख्वाब है जहां जिंदगी बेहतर, समृद्धि और भरपूर हो, सिर्फ अमीरों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए, और सभी को मौका मिले अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का, ज्यादा पैसा कमाने का, मोटर कार्स और दुनिया की सभी सुख सुविधाएं भोगने का, फिर चाहे वो शख्स किसी भी तबके का क्यों ना हो। इस कोट ने बीज बोया द अमेरिकन ड्रीम का और अमेरिका को लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज बना दिया। सन 1940s के बाद से लोगों के लिए बड़ा बनना वाकई में संभव हुआ भी। उनकी तनख्वाह इन्फ्लेशन के हिसाब से अच्छी थी और घर खरीदना इतना अफोर्डेबल था कि अगर कोई एक नौकरी ढंग से भी कर ले तो वो अपनी फैमिली के लिए कंफर्टेबल घर खरीद सकता था। और अगर कोई 2 जॉब्स कर ले या बिजनेस खोल ले तो वो एलीट कैटेगरी में भी इजीली जा सकता था। इसका एक बहुत बड़ा रीजन लिमिटेड पॉपुलेशन भी थी। उस वक्त लेबर फोर्स की जरूरत उतनी ही थी जितनी पॉपुलेशन थी, इस वजह से सबको नौकरी मिल जाती थी। और किसी भी इकोनॉमी में अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम सॉल्व कर दे तो आधी प्रॉब्लम वैसे ही खत्म हो जाती। मगर फिर आया साल 2008 से 2009 का हाउस कोलैप्स और उसने अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया पे ऐसा इम्पैक्ट डाला जिससे वो आज भी नहीं उभर पा रहा है। तो साल 2000 के दशक में अमेरिका की इकोनॉमी बूम कर रही थी और इसी बूमिंग इकोनॉमी में लोग बैंक से लोन ले लेकर अपनी सबसे बड़ी जरूरत यानी कि अपना घर ले रहे थे और उन्हें फैसिलिटेट करने के लिए बैंक्स लोन बांट भी रही थी। मगर प्रॉब्लम शुरू हुई अर्ली 2007 में, जब ढेर सारे लोग EMI डिफॉल्ट करने लगे। अब बैंक्स ने ऐसे कई लोगों को लोन देके रखा था जो शायद उन्हें कभी रीपे कर ही नहीं सकते थे, जिस कारण इनिशियली इन डिफॉल्टर्स ने भी अपनी सेविंग से बैंक को किस्तें चुकाई। मगर जब कई बार ऐसा हुआ तो उन्हें अनफॉर्चुनेटली उनके मकान जब्त करने पड़े। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है लिक्विडिटी की। देखो, बैंक ना अपना पैसा लोगों को लोन की तरह नहीं बांटती, बल्कि लोगों के द्वारा अकाउंट में जमा किए गए पैसे को ही लोन्स के फॉर्म में दूसरों को दे देती है, जिसका मतलब कि उन्हें भारी भरकम कैश हमेशा चाहिए ही रहता है। मैसिव स्केल में जब कई सारे लोगों ने होम लोन्स नहीं चुकाए तो बैंक्स ने उन प्रॉपर्टीज को सीज तो जरूर कर लिया, मगर उनके पास लिक्विड कैश बहुत ही कम हो गया, जिस खबर के बाहर आते ही पैनिक मच गया और पूरी दुनिया की मार्केट बैंकिंग सिस्टम के कोलैप्स के साथ ही रिसेशन में चली गई। अब बैंक्स के पास आ गई ढेर सारी प्रॉपर्टी, लेकिन लिक्विडिटी हो गई बेइंतहा कम। इससे निपटने के लिए सिर्फ एक ही तरीका था कि वो औने पौने दाम में ही प्रॉपर्टीज को बेच दे, ताकि कम से कम उन्हें कुछ तो मिले, जिससे कि कैश फ्लो बराबर रहे। यहीं से पूरा खेल बदल गया।
एक तरफ अमेरिका के गरीब या मिडिल क्लास लोग जहां बेघर हो चुके थे, तो वहीं दूसरी तरफ वो अमीर जिनके पास ऑलरेडी बहुत पैसा था, उन्होंने बेहद सस्ते दामों में प्रॉपर्टीज खरीद लिया, जिससे उनकी नेटवर्थ लॉन्ग टर्म में कई गुना बढ़ गई और अमीर हो गए और अमीर और गरीब के बीच ऐसी खाई बन गई कि उसे फिर कभी भी कम नहीं किया जा सका। तो फेडरल रिजर्व के डेटा के मुताबिक अमेरिका की टॉप 1% पॉपुलेशन वहां की 30.9% वेल्थ होल्ड करती है, जबकि बॉटम 50% के पास केवल इसका 2.6% हिस्सा है। अब दिक्कत ये नहीं है कि वेल्थ इनइक्वल है, बल्कि दिक्कत ये है कि बेसिक जरूरतें अफोर्डेबल नहीं है। तो देखो, भारत की इकोनॉमी एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहां सरकार ये इंश्योर करती है कि बेसिक चीजें हर नागरिक के लिए अफोर्डेबल हो, और अगर वो अफोर्डेबल नहीं रहती तो सरकार उन्हें खुद बांटती है। इतने सस्ते में बांटती है कि सड़क पे भीख मांगने वाला भी उसे अफोर्ड कर ले। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सस्ती दवाइयों के लिए जन औषधि केंद्र है, मुफ्त में 81 करोड़ लोगों को दिया जाने वाला राशन है, और ऐसी ढेरों चीजें। मगर अमेरिका एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, जिसका सोल पर्पस पब्लिक वेलफेयर से ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करने से रहता है। बस प्रॉफिट ज्यादा होना चाहिए, अब वो चीज अफोर्डेबल रहे या ना रहे। यही कारण है कि अमेरिकन में एमआरपी का कॉन्सेप्ट भी नहीं है, और स्टोर वाले को खुली आजादी रहती है कि वो उस प्रोडक्ट को जिस दाम में चाहे उस दाम में बेच सकते हैं। तो साल 2022 में अमेरिका में 12.4% लोग गरीबी रेखा के नीचे आते थे, जो अगले साल 2023 में आधे % से बढ़ के 12.9% पे पहुंच गया। चाइल्ड पॉवर्टी रेट तो एक साल में 1.3% बढ़कर 13.7% में पहुंच गई थी, और ये रेट हर साल बढ़ता ही जा रहा है। करीब 14.3% या 47.4 मिलियन लोग फूड इनसिक्योरिटी झेलते हैं। 17.9% घर ऐसे हैं जिनके पास बच्चे हैं, पर फिर भी खिलाने के लिए पर्याप्त खाना नहीं है। भारत की संस्कृति में डोनेशन कल्चर इतना अच्छा है कि रोज किसी मंदिर में किसी चौराहे पर भंडारा चल रहा होता है। पर अमेरिका में अगर फूड बैंक्स खाना ना दे तो हर 8 में से 1 अमेरिकी भूखा मर जाएगा। तो साल 2023 के मुकाबले 2024 में 39% और परिवार बेघर हो गए। मतलब उनका किराए का भी मकान नहीं है, वो लिटरली बेघर ही है, या इतने मजबूर है कि एक जरा सी एसयूवी में टेंट लगा के अपनी पूरी जिंदगी गुजार लेते हैं। अब देखो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि अमीर लोग गरीबों की मदद करना नहीं चाहते। 2004 में मशहूर टीवी शो होस्ट ओपरा विनफ्री ने 276 जरूरतमंद लोगों को ढूंढ के अपने शो में उन्हें कार गिफ्ट करी थी। लेकिन अमेरिका के टैक्स लॉज के अनुसार, चूंकि उन्हें ये कार एक शो में टेलीकास्ट करके दी गई थी, इसीलिए उन्हें इस पे गिफ्ट टैक्स भरने का नोटिस दिया गया, और सभी लोगों को $7,000 का टैक्स नोटिस मिल गया। जिससे जहां कुछ लोग परेशान हुए तो कुछ तो इतने असमर्थ थे कि उन्होंने गाड़ी भी लौटा दी, क्योंकि वो इस अमाउंट को नहीं दे सकते थे। अपनी जिंदगी में लिटरली हर एक चीज पे टैक्स भरने के बाद अगर आपको हल्की सी भी बीमारी हो जाए तो दवाइयां और इलाज कैपिटलिज्म की वजह से इतना महंगा है कि हर साल बैंकरप्सी फाइल करने वाले लोगों में से 66.5% मेडिकल एक्सपेंसेस की वजह से अपने आप को दिवालिया घोषित करते हैं। एक इमरजेंसी रूम जहां वियतनाम में $60 के आसपास पड़ता है, वहीं पर सेम इमरजेंसी रूम अमेरिकन हॉस्पिटल में $1,300 से ऊपर पहुंच जाता है। 200 गुना का अंतर। और इस हद तक जाने के बाद भी 61% पेशेंट्स एडमिट करते हैं कि उन्हें प्रॉपर केयर या ट्रीटमेंट नहीं मिलती, बस उन्हें टाला जाता है बिल बढ़ाने के लिए। देखो, आज के समय में एक एवरेज अमेरिकन की लाइफ यही है कि वो पैदा होते हैं अपने माँ बाप के डेट में। जब कॉलेज जाने का समय आता है तो उसे 40,000 से $3 लाख का एजुकेशन लोन लेना पड़ता है। कॉलेज से निकलने के बाद नौकरी मिले या ना मिले, क्रेडिट कार्ड से अपने रोजाना के खर्चे करने पड़ते हैं ताकि जरूरतें पूरी हो सके। और अगर नौकरी लगती भी है तो होम लोन, एजुकेशन लोन और क्रेडिट कार्ड बिल्स को चुकाने के बाद उसके पास इतना पैसा भी नहीं बचता कि वो अपने रोज के खर्चे निकाल सके, जिसके लिए वो और क्रेडिट कार्ड लोन लेता है। और रिटायरमेंट की एज तक ना कोई सेविंग्स बचती है और ना ही कोई सस्टेनेबल एसेट जिससे वो अपनी जिंदगी के आखिरी कुछ साल चैन से काट सके। रह जाता है तो सिर्फ और सिर्फ कर्ज, जो उसके बाद उसकी अगली पीढ़ी को भरना पड़ता है। डेटा बताता है कि अमेरिका के नागरिकों पे आज कुल $18.2 ट्रिलियन का कर्जा चढ़ा हुआ है, जो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना की टोटल जीडीपी के बराबर है। साल 2000 से आज 25 साल बीत जाने के बाद भी लोगों की इनकम में कोई भी खासा बदलाव नहीं आया है, लेकिन महंगाई सिर्फ 2009 से 2025 के बीच 49.31% बढ़ गई है। अमेरिकन्स अब धीरे धीरे समझ रहे हैं कि वो 2 की जगह 3 नौकरियां भी कर लेंगे तो भी अपने रोज के खर्चों से बाहर नहीं निकल पाएंगे, और जब तक कैपिटलिज्म उनकी इकोनॉमी को डोमिनेट करेगा तब तक सरकार भी कुछ खासा नहीं कर पाएगी। इसीलिए अब वो अपनी बची कुची सेविंग्स लेके साउथ ईस्ट एशियन
कंट्रीज शिफ्ट हो रहे हैं। अमेरिकन यूट्यूबर कैटी ने बताया कि कैसे वो अब थाईलैंड, वियतनाम जैसे देशों में जा रही है और देख रही है कि वहां हालात कितने ज्यादा बेहतर हैं। हवा साफ है, मेडिकल इमरजेंसीज कितनी सस्ती है, घर और खाना इतना सस्ता है कि अगर लोगों की कोई भी फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो तो उन्हें डेट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो इतना सेव कर लेते हैं कि 6 से 7 महीने वो बेफिक्र होकर जी सके। और अगर कोई दिक्कत होती भी है तो सोसाइटी इतनी ज्यादा हेल्पफुल है कि सब एक परिवार की तरह रहते हैं, जैसा कि अमेरिकन सोसाइटी में रेयर है। उन्होंने ये भी कहा है कि अमेरिका में जानबूझ के इन देशों को गरीब दिखाया जाता है और दिखाते हैं कि यहाँ के लोग खासा तरक्की नहीं कर पा रहे, जबकि हकीकत यह है कि ये लोग कई अमेरिकन से ज्यादा खुश हैं और बेहतर जिंदगी बिता रहे हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इनके पास खुद की छत और खाने के लिए खाना तो है। ये रीजन है कि अमेरिका से बहुत से लोग डॉलर्स में अपनी सेविंग्स लाके अमेरिका की नागरिकता त्यागते हुए इन जगहों पे घर खरीद रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं और अमेरिका से भी कम इनकम में वहां से ज्यादा सुकून की जिंदगी बिता रहे हैं। मगर ये भारत के लिए ना बहुत बड़ा खतरा भी है। तो देखो, अमेरिकन आज एक मॉडर्न और सस्ते देश की तलाश कर रहा है जो सुंदर भी हो और सेफ भी हो। ऐसे में अगर भारत अपने आप को उनके लिए ओपन कर दे और ऐसे सिलेक्टिव स्पेसेस या सिटीज बनाने शुरू कर दे जो केवल वेस्टर्न इमिग्रेंट्स के लिए ही हो, तो ना सिर्फ इनके द्वारा लाया जाने वाला डॉलर इन्वेस्टमेंट भारत की इकोनॉमी को ग्रो करेगा, बल्कि इनके जरिए लोग रिलोकेशन के लिए भारत को भी एक फेवरेबल देश की तरह देखेंगे, जिससे कि भारत में हाई नेट इनकम वाले लोग भी आगे इसकी इकोनॉमी में आकर कंट्रीब्यूट करेंगे। पर अफसोस कि इतनी बड़ी $70 बिलियन अपॉर्चुनिटी के बावजूद हम चूक रहे हैं अपनी लीनियंसी की वजह से। आज पूरे देश में बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स ने शांत इलाकों को स्लम्स में बदल दिया है। आए दिन राइट्स में इनका नाम आता है, जो कहीं ना कहीं ग्लोबली हमें एक अनसेफ कंट्री की तरह रिप्रेजेंट करता है। पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंड करने जैसे कदम पब्लिक एसेट को सिर्फ डैमेज कर रहे हैं, जिससे जनता को नुकसान हो रहा है। और लीगली बिजनेसेस खोलना आज की डेट में किसी इलीगल काम से ज्यादा कठिन हो गया है, जिसे खुद बाहर के फाउंडर्स भी क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि ये चीज उन्हें इंडिया में और इन्वेस्ट करने से रोकती है। चाइना में हालांकि ऐसी खास कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिवाय वहां के सेंसरशिप गवर्नमेंट के। लेकिन अगर चाइना ने किसी तरह इस पॉपुलेशन को अपनी तरफ बुला लिया ना, तब फिर चाइनीज इकोनॉमी जो ऑलरेडी हमसे इतनी स्ट्रांग है वो और स्ट्रांग हो जाएगी और हमारे लिए उनसे कंपीट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा, इकोनॉमी और डिफेंस दोनों ही सेक्टर में। बहुत बड़ी गलती यहाँ भारतीय जनता की भी है कि उनमें सिविक सेंस नहीं है, जिससे जब यहाँ आने वाले टूरिस्ट ही परेशान हो जाते हैं तो कोई परमानेंट शिफ्ट होने का क्या ही सोचेगा। लेकिन अगर हम किसी तरह से इस इंफ्रा को और क्लीनलीनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करके इस वेस्टर्न पॉपुलेशन को इधर लेकर आए, तो ये लॉन्ग टर्म में हमारे देश में बिलियंस ऑफ डॉलर्स पंप कर सकता है। अब अगर आप भारत की अथॉरिटी में होते तो इस वेस्टर्न पॉपुलेशन को अट्रैक्ट करने के लिए क्या कदम उठाते, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताना। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।